नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेखी। और आज बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र चुनाव की। महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही गठबंधन में बड़े तौर पर बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बागियों को शांत करने के लिए दोनों ही गठबंधन के नेताओं को काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। ऐसे में आज महाविकास आघाड़ी और महायुति की अलग अलग बैठक होने जा रही है। 4 नवंबर तक नामांकन वापस लेने का समय बचा हुआ है और ऐसे बागियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। साथ ही कुछ सीटों पर फ्रेंडली मुकाबला होना है। जो महाविकास आघाड़ी और महायुति इस पर भी आज बैठक में मंथन करेंगे। तो आज दोनों ही दलों यानी कि महायुति और महाविकास आघाड़ी की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और सबसे पहले बात की जाएगी बागियों को लेकर, किस तरीके से कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी इस बार देखने को मिलेगी और बागियों के साथ किस तरीके से डील करनी है, कैसे रणनीति उनके साथ बनानी है, इसे लेकर भी आज दोनों दल जो है वो मंथन करने जा रहे हैं। तो महाराष्ट्र में चुनाव नामांकन के आखिरी दिन सियासत के सारे मसाले दिखाई दिए। इसमें टिकटों की मारामारी से लेकर सीटों की उलटपुलट और पार्टी से बगावत सब कुछ था। इस लड़ाई ने चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की पिक्चर को उलझा दिया है। बरसों पहले सिनेमा घरों के बाहर खूब होता था टिकट टिकट टिकट, 10 का 20, 10 का 20। महाराष्ट्र चुनाव नामांकन के आखिरी दिन बस यही नहीं हुआ, बाकी तो ढूंढ ढूंढ कर और बदल बदल कर टिकट बांटे गए। भीड़ में ऐसे करामाती भी थे जिनके लिए टिकट उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। महाराष्ट्र में सबसे विस्फोटक नामांकन था नवाब मलिक का, जिन्हें अजित पवार की एनसीपी ने टिकट दे दिया। नवाब गाजे बाजे लेकर पहुंचे और मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर अबू आजमी के खिलाफ पर्चा भर दिया। मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र से नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का नामांकन भरा था। नवाब को टिकट मिला तो बीजेपी धर्म संकट में पड़ गई कि कैसे झेलेगी उसे, जिसे देशद्रोही और दाऊद का आदमी तक कहा था। आनंद फानन में तय हुआ कि बीजेपी नवाब मलिक को हराने के लिए काम करेगी। नवाब मलिक यांच्या उमेदवारीबद्दल भारतीय जनता पक्षाची भूमिका हीच आहे की भारतीय जनता पक्ष नवाब मलिक यांचा प्रचार करणार नाही। हम वोट जिहाद का समर्थन करने वाले अबू आजमी और आतंकवाद के समर्थक नवाब मलिक को हराएंगे और बुलेट पाटिल को विजयी करेंगे। नवाब मलिक जी, इनको आज शिवाजी नगर मानखुर्द से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार घोषित किया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के पार्टी के नेता को चुनकर लाने की जिम्मेदारी हमारे पार्टी की है। सहयोगी दल उनके दिल में आए तो प्रचार जरूर कर सकते हैं। यानी अब मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर अबू आजमी के खिलाफ महायुति के 2 कैंडिडेट होंगे, एनसीपी अजित से नवाब मलिक और शिंदे की शिवसेना से सुरेश कृष्ण पाटिल। बगावत का एक बड़ा बम बीजेपी के अंदर भी फूटा। 2 बार के सांसद रहे गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से निर्दलीय नामांकन भर दिया। उनके समर्थक भी पार्टी पर भड़के हुए दिखे। उम्मीदवार के नाम की घोषणा पार्टी ने करते हुए पार्टी के कार्यकर्ताओं का और बोरीवली के नगरजनों का मन को ठेस पहुंचाया, ऐसा सभी का कहना है और मेरा भी ये मानना है। नामांकन के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने पार्टियों के हुक्म की नाफरमानी भी की। आला कमानों को बता दिया कि वो ऑर्डर नहीं, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की ही सुनते हैं। माहिम सीट पर बीजेपी ने राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को समर्थन दे दिया है। इसके बावजूद शिंदे शिवसेना के सदा सरवड़कर नहीं माने और पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ माहिम से नामांकन भर दिया। और पर्चा भरने के आखिरी दिन लगभग हर पार्टी में आखिरी वक्त तक टिकटों की उलटपुलट भी हुई। तृप्ति सावंत को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो एमएनएस ने अपने यहाँ ज्वाइन करा के बांद्रा ईस्ट से एनसीपी के जीशान सिद्दीकी के सामने चुनाव में उतार दिया। शाइना एनसी बीजेपी की है, लेकिन शिंदे शिवसेना ने अपने टिकट पर मुंबा देवी सीट से उन्हें कांग्रेस के अमीन पाटिल के सामने उतार दिया। पूर्व विधायक अतुल शाह निर्दलीय पर्चा भरने जा रहे थे पर रुक गए। सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश जी का फोन आया, अभी हम सब लग जाएंगे ना महायुति को जिताने के लिए। तो टिकटों की उलट-पुलट का आंकड़ा और बागियों की गिनती बढ़ भी सकती है। अब दोनों गठबंधनों में बागियों को समझा बुझाकर बिठाने का राउंड शुरू होना है। नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 4 नवंबर है।
तो महाराष्ट्र के दो बड़े गठबंधन और दोनों में 3-3 बड़ी पार्टियां और उनके पीछे हर तरफ 4 से 5 छोटी पार्टियां। महाराष्ट्र के किसी भी चुनाव में इतने हौच-पौच हालात पहले कभी नहीं बने जो इस बार है। महाविकास अघाड़ी ने मुंबई में एक बैठक बुलाई है जिसमें चर्चा होगी कि बागियों को कैसे बिठाया जाए, फ्रेंडली फाइट कैसे टाली जाए। महाराष्ट्र में नामांकन का आखिरी दिन था और दोपहर तक उम्मीदवार ही फाइनल हो रहे थे। कई उम्मीदवारों ने पहले से पूरी तैयारी करके रखी थी तो कई ने भागते दौड़ते हुए पर्चे दाखिल किए। लेट लतीफी दोनों अलायंस में थी। बीजेपी और दोनों एनसीपी ने अपनी लिस्ट सुबह फाइनल की। 9 उम्मीदवार अटके हुए थे। कुल मिलाकर दोनों गठबंधनों की जो पिक्चर सामने आई उसमें महायुति की 288 सीटों में से 148 पर बीजेपी, 80 पर शिवसेना शिंदे और 53 सीटों पर एनसीपी अजीत के उम्मीदवार हैं। 6 सीटों पर अन्य दल हैं और 1 सीट एमएनएस के लिए छोड़ी गई। वहीं महाविकास अघाड़ी की 288 सीटों में 102 पर कांग्रेस, 96 पर उद्धव शिवसेना और 86 सीटों पर शरद पवार के एनसीपी के उम्मीदवार हैं। 4 सीटों पर अन्य दलों के कैंडिडेट हैं। लेकिन आखिरी वक्त तक टिकट फाइनल न कर पाने पर अब दोनों अलायंस कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट में भी पड़ गए हैं। दोनों ओर ये स्थिति है जहां किसी किसी सीट पर गठबंधन के 2-2 उम्मीदवार होंगे। महाविकास अघाड़ी में फ्रेंडली फाइट वाली सबसे ज्यादा सीटें हैं। पंढरपुर में कांग्रेस के भागीरथ भालके के सामने एनसीपी शरद के अनिल सामंत मैदान में हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में समाजवादी पार्टी के अबू आजमी के सामने शिवसेना उद्धव ने भी राजेंद्र वाघमारे को उतारा है। सोलापुर साउथ में कांग्रेस के दिलीप माने के सामने भी शिवसेना उद्धव ने अमर पाटिल को टिकट दिया। दिग्रस में कांग्रेस के माणिकराव ठाकरे के सामने भी शिवसेना उद्धव के उम्मीदवार पवन जायसवाल हैं। सांगोला में पीडब्ल्यूपी के बाबा साहब देशमुख के सामने भी शिवसेना उद्धव ने दीपक आबा सालुंके को टिकट दिया। परांडा में शिवसेना उद्धव के रणजीत पाटिल के सामने एनसीपी शरद ने राहुल मोटे को उतार दिया। मिरज में शिवसेना उद्धव के तानाजी सातपुते के सामने कांग्रेस ने मोहन वानखड़े को टिकट दे दिया। वहीं महायुति की फ्रेंडली फाइट देखें तो अणुशक्ति नगर में एनसीपी अजीत ने सना मलिक को टिकट दिया, लेकिन सामने शिवसेना शिंदे के अविनाश राणे भी हैं। मानखुर्द शिवाजी नगर में नवाब मलिक को एनसीपी अजीत ने टिकट दे दिया है तो मुकाबले में शिवसेना शिंदे के सुरेश कृष्ण पाटिल हैं। वरुण मोर्शी सीट पर एनसीपी अजीत ने देवेंद्र भैयार को टिकट दिया तो यहां बीजेपी ने भी उमेश यावलकर को मैदान में उतार दिया। महाराष्ट्र के राजनीतिक सीन में सबसे ज्यादा सीटों पर उद्धव की शिवसेना फ्रेंडली फाइट में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। हालांकि इंडिया अलायंस के बीच फ्रेंडली फाइट जम्मू कश्मीर में भी हुई थी, जहां 3 सीटों पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ने उम्मीदवार उतारे थे। और चलिए अब रुख करेंगे कुछ और खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के पास नोएडा में भीषण आग लग गई है। नोएडा सेक्टर 74 स्थित लोटस ग्रैंडियर बैंक्वेट हॉल में आग लग गई। आग सुबह करीब 3:30 बजे लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये बड़ी खबर मिल रही है। नोएडा से सेक्टर 74 में एक बैंक्वेट हॉल में अचानक से आग लग गई। मौके की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। दमकल विभाग को सूचना दे दी गई है। कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। कैसे आग लगी, क्या वजह रही, कारण क्या रहे, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। प्राथमिकता यही है कि सबसे पहले कैसे भी करके आग पर काबू पाया जा सके और इसके लिए जो दमकल की कई गाड़ियां हैं उन्हें मौके पर लगाया गया है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस तरीके के हालात मौके पर हैं और जिस तरीके की आग लगी हुई है, आप समझ सकते हैं भीषण आग ये लगी हुई है, धुएं का गुब्बार। और अब कोशिश यही है कि आग पर काबू पाया जा सके। तो भीषण आग और आसमान में काले धुएं का गुब्बार भी आप देख सकते हैं। क्या वजह रही, कैसे ये आग लगी है बैंक्वेट हॉल में, जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन सबसे पहले यही कोशिश की जा रही है कि आग पर काबू पाया जाए। और मेघा इस पर और जानकारी हमें देंगी। मेघा, क्या जानकारी मिल पाई है, कैसे आग लगी, कारण कुछ पता चल पाए हैं और अभी फिलहाल क्या स्थिति है? चलिए मेघा से संपर्क टूट गया है, जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल क्या हालात है मौके पर। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, भीषण आग मौके पर लगी हुई है। नोएडा में सेक्टर 74 में बैंक्वेट हॉल मौजूद है जहां पर ये आग लगी है। कैसे आग लगी है अभी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें आप मौके की देखिए। भीषण आग
और चारों तरफ आपको आग ही आग दिखाई देगी। साथ ही आसमान में काले धुएं का गुब्बार छा गया है। कोशिश की जा रही है आग पर काबू पाने की। तो नोएडा का ये पूरा मामला है। सेक्टर 74 में लोटस ग्रैंड्यूर बैंक्वेट हॉल ये है जहां पर आग लगी है। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के 3:30 बजे आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आप देखिए किस तरीके से यह आग लगी है, जो कि चारों तरफ फैलती हुई नजर आ रही है। और अब इस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए ये कोशिश है, क्योंकि आसपास तमाम सोसाइटियां भी मौजूद है। और मेघा उपाध्याय इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगी। मेघा, क्या कारण बताए जा रहे हैं, कैसे ये आग लगी है और अभी फिलहाल मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी देखिए, सेक्टर 74 में ये आग लगी है, एक बैंक्वेट हॉल है उसमें, और फिलहाल आग किस कारण लगी है ये पता नहीं लगाया जा सका है। लगातार यहाँ मौके पर 6 से 7 गाड़ियां मौजूद है दमकल की, जो लगातार आग को बुझाने की कोशिश कर रही है। अच्छी खबर ये है कि आग सुबह 3:30 बजे के आसपास लगी है, तो ऐसे में वहाँ पर कर्मचारी नहीं थे या फिर आसपास लोग नहीं थे, रात का समय था, तो आग ज्यादा फैली नहीं, आसपास नहीं फैल सकी। सोसाइटी है, लोग रहते हैं, घर है, तो केवल बैंक्वेट हॉल में ही। हालांकि आप तस्वीरें देख सकते हैं, आग बहुत ज्यादा फैल चुकी है और मौके पर 6 से 7 गाड़ियां मौजूद है जो इसको बुझाने की कोशिश करी। जैसे ही आग पर काबू पाया जाएगा, जो टीम है एनडीआरएफ की, दमकल की जो टीम है, वो अंदर जाके पता लगाएगी कि क्या कारण था। शुरुआती कारण इस वक्त बताया जा रहा है, उसके मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, लेकिन एग्जैक्ट कैसे लगी है या कितना नुकसान हुआ वो आग पर काबू पाने के बाद ही पता लगाया जा सकेगा। सुबह 3:30 बजे की घटना थी, तो अच्छी खबर यही है कि किसी के जान की कोई वैसी हानि नहीं हुई है। हाँ, माल बहुत ज्यादा जो है अंदर, उसका नुकसान हुआ है। जी ठीक है मेघा, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है, हालांकि अभी तक पूरे तौर पर पता नहीं चल पाया है कि एग्जैक्ट वजह आखिरकार क्या थी आग लगने की। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे झारखंड की लड़ाई की, जो बांग्लादेश पर आ गई है। बीजेपी ने सीता सोरेन के आंसुओं के बहाने अब घुसपैठ के मुद्दे को धार देना शुरू कर दिया है। बीजेपी ये कह रही है कि आदिवासी बहुल संथाल का इलाका मौजूदा सरकार में मिनी बांग्लादेश बनता जा रहा है। आखिर बीजेपी क्यों घुसपैठ के मुद्दे को हवा दे रही है, क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के इस एक लाइन के बयान में झारखंड चुनाव की पूरी रणनीति छिपी हुई है। वैसे तो झारखंड में बीजेपी पहले से घुसपैठ का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन 2 दिन पहले बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन पर की गई झारखंड के मंत्री की विवादित टिप्पणी ने बीजेपी को बड़ा हथियार दे दिया है। कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है, इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो सातिर से जीत जाता है उसको हाईजैक कर लेते हैं। अब इस बयान के बाद बीजेपी पूरे चुनाव को आदिवासी बनाम मुसलमान बनाने की दिशा में बढ़ चुकी है। और ये अपमान कौन कर रहा है? इरफान अंसारी जैसा व्यक्ति कर रहा है। जामताड़ा में कोई घुसपैठियों का वोट है, इसलिए ये लोग सरेंडर करके बैठा हुआ। सोमवार को जामताड़ा में हेमंत बिस्व शर्मा और पश्चिम बंगाल के नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी रैली करने पहुंचे थे। मुस्लिम नेता के बयान को आधार बनाकर दोनों नेताओं ने कांग्रेस जेएमएम की सरकार पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। भारतीयों को तो जीना रहना मुश्किल, घुसपैठियों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगा। बीजेपी पहले से कोशिश कर रही थी कि चुनाव को आदिवासी वर्सेस मुसलमान के पिच पर लाया जाए। कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने अपने बयान से बीजेपी को बाउंड्री मारने का मौका दे दिया। कहानी कुछ यूँ है कि बीजेपी इस बार के चुनाव में पहले से ही आदिवासियों को लुभाने के लिए घुसपैठ का मुद्दा उठा रही थी। आरोप लगा रही थी कि आदिवासियों का हक मारकर मुसलमानों को दिया जा रहा है। मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या को भी बीजेपी ने मुद्दा बना रखा है। चुनाव प्रचार के बीच लव जिहाद से लेकर लैंड जिहाद तक के नाम को उछाला जा रहा है। और बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि बिना आदिवासियों के सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना संभव नहीं है। इसी कड़ी में पार्टी ने पहले बाबूलाल मरांडी की घर वापसी करवाई, फिर लोकसभा चुनाव से पहले शिबू सोरेन की बहू
सीता सोरेन को साथ लिया। अभी चुनाव से पहले पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को जेएमएम से बीजेपी में लेकर आई। हेमंत सोरेन के प्रभाव से आदिवासियों को निकालने के लिए बीजेपी ने पहले चेहरों को साधा और अब सेंटिमेंट को उभार कर आदिवासी वोट बैंक को साधने की तैयारी है। और ऐसा करना बीजेपी के लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि राज्य की आदिवासी सुरक्षित 28 सीटों में से 2019 के चुनाव में बीजेपी को महज 2 सीटें मिली थी, जबकि 2014 में बीजेपी को 11 सीटें मिली थी। 2019 में जेएमएम को 19 सुरक्षित सीटों पर जीत मिली, जबकि 2014 में ये नंबर 13 था। कांग्रेस को 2019 में 6 सीटें मिली। 2014 में एसटी सुरक्षित सीट पर खाता तक नहीं खुला था। बीजेपी को बखूबी पता है कि सत्ता का सपना देखना आसान है, लेकिन बिना आदिवासियों को साधे ये मुमकिन नहीं हो सकता। राज्य में आदिवासियों की आबादी करीब 26% है। इसी वजह से बीजेपी का हर छोटा और बड़ा नेता बांग्लादेश घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना रहा है और इसके जरिए आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहा है। अब सीधे ये कहा जा रहा है कि बीजेपी नहीं आई तो झारखंड का आदिवासी बहुल इलाका बांग्लादेश बन जाएगा। अगर ऐसे ही घुसपैठी आते रहते हैं तो झारखंड पूरा अलग हो जाएगा, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगा और मिनी बांग्लादेश बन जाएगा। संथाल परगना मिनी बांग्लादेश बनने का कदर में है। राज्य में 30 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासियों का दबदबा है, जबकि 18 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। मुस्लिमों की गोलबंदी कांग्रेस जेएमएम गठबंधन के साथ है तो बीजेपी आदिवासियों पर डोरे डाल रही है। और चलिए झारखंड के बाद अब बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में चुनाव अगले साल है, लेकिन संग्राम की शुरुआत हो चुकी है। पिछले हफ्ते ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली थी। अब उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। क्या इस धमकी का यात्रा से कोई कनेक्शन है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस नाम से आए व्हाट्सएप कॉल पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को जान से मारने की धमकी दी गई है। केंद्रीय मंत्री ने बिहार के डीजीपी को इसकी जानकारी दी है। धमकी के पीछे कौन है, वजह क्या है, साजिश है या शरारत, ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, वो ये कि गिरिराज सिंह इन दिनों सियासी विरोधियों के साथ कट्टरपंथियों के भी निशाने पर हैं। पिछले हफ्ते का ये वीडियो है। गिरिराज सिंह तब हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकले हुए थे। बिहार के मुस्लिम बहुल सीमांचल इलाके में गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सड़क पर उतरे थे। इस यात्रा को लेकर गिरिराज काफी चर्चा में आए। देश विदेश में यात्रा ने सुर्खी बटोरी। विरोधियों ने सवाल भी उठाए। दंगे भड़काने की कोशिश तक के आरोप लगाए गए। इस प्रकार से सीमांचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की केंद्र मंत्री द्वारा, लेकिन सीमांचल के इलाके में वो गरीबी की बात करने नहीं गए हैं, गरीबी मिटाने नहीं गए हैं। वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए। गिरिराज सिंह की इस यात्रा के दौरान अररिया में बीजेपी के सांसद प्रदीप सिंह ने भी एक बयान दिया था, जिसे लेकर विवाद हुआ था। हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। वैसे गिरिराज सिंह की यात्रा शांति से निपट गई, कोई कहीं गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन राजनीति खूब हुई। अब सवाल ये है कि क्या जान से मारने की धमकी के पीछे यात्रा फैक्टर है? वैसे पिछले महीने 27 सितंबर को भी गिरिराज सिंह के पूर्व प्रतिनिधि के फोन पर जान से मारने की धमकी भरा कॉल आया था। तब पाकिस्तान के नंबर से उनके नंबर पर कॉल आया था। गिरिराज सिंह को गालियां दी गई और धमकाया भी गया था। तब फोन करने वाले ने अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहा था। अब करीब महीने भर बाद गिरिराज सिंह को फोन करके फिर से धमकी दी गई। आज फिर गिरिराज सिंह को भी धमकी मिला है। कौन? गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह, उनका नया नाम हो गया गिरिराज सिंह। गिरिराज प्रजाति जो है वो विलुप्त होता जा रहा है। नया गिद्ध आए हैं गिरिराज सिंह,
जो चाहते हैं कि सांप्रदायिक दंगा हो। गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर हैं। जनसंख्या हो या फिर घुसपैठ का मुद्दा या फिर लव जिहाद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी हिंदू मुस्लिम एंगल से देखने में गिरिराज माहिर माने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने अपने बयानों से कहां किसको दुश्मन बनाया होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन जांच होगी तब साफ होगा कि धमकी के पीछे कौन है और धमकी देने के पीछे मंशा क्या है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए, दिल्ली में धनतेरस बनाने के लिए बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया। बदरपुर फ्लाईओवर, सीवी रमन मार्ग, पंजाबी बाग, बदरपुर महरौली रोड समेत कई इलाकों में गाड़ियां रेंगती नजर आई। नोएडा के भी कई इलाकों में भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो त्योहारी सीजन और इस बीच खरीदारी करने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है और इसका साफ असर ट्रैफिक पर पड़ रहा है। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली की तस्वीर, देर रात तक सड़कों पर कुछ इसी तरीके से गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। दूसरी तस्वीर भी दिल्ली के लक्ष्मी नगर की है, जहां पर आप देखिए कितनी मशक्कत लोगों को आगे बढ़ने के लिए करनी पड़ी। और तीसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर कुछ इसी तरीके की जाम की तस्वीरें सामने आई। तो सर्दियों से ठीक पहले और बर्फबारी पड़ने से पहले पाकिस्तान लगातार आतंकियों की घुसपैठ करने की कोशिश में है। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से एक के बाद एक आतंकी हमले हुए, उसके बाद सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। सेना ने जानकारी दी है, जम्मू कश्मीर में सीमा पार से 50 से ज्यादा आतंकी घुसपैठ की फिराक में है। ये दहशतगर्द पाकिस्तान के आतंकी शिविर में मौजूद है और इसीलिए 50 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं घुसपैठ करने की फिराक में है। और सेना की तरफ से इसलिए चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अभी भी कई जो घुसपैठ की कोशिश है उसे नाकाम सेना कर चुकी है। लेकिन अब ये जानकारी सेना की तरफ से साझा की गई है कि 50 से ज्यादा घुसपैठी ऐसे हैं जो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।